What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो वीडियो है ये हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। यहाँ पर यूपीएससी या ईपीएफओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बस इन्हीं एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। आप लोगों को ये स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर फायदा पहुंचाएगी, और किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये एक अच्छा लेवल आप लोग का तैयार कर देगी, ताकि आप लोग उस एग्जाम में जाकर कंफर्टेबल फील करो। बस आप लोग एक छोटा सा काम करना है, जैसे ही स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन दिखेगा, मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से उसको अटेम्प्ट कर देखिए। इससे ये होगा, अगर आप लोग उसको यहीं पर ही एक बार गलत कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। सही होता है तो अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये होगा कि अब एग्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे, क्योंकि गलती जो है नॉर्मली इंसान याद रख लेता है। तो इससे काफी अच्छा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अपना स्कोर जरूर देखा कीजिए कि आप लोगों का स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो थोड़ा सा देखिए कहां पर कमी रह रही है, आप लोगों को उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है। और बढ़ रहा है तो फिर अच्छी बात है, और अच्छे से आप लोगों को फोकस देकर आगे बढ़ना है। और वीडियो सुनने के बाद में लगेगा कि पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये है एक मैम बेस्ड क्वेश्चन जो कि रिसेंटली काफी न्यूज में था। बात की जा रही है यहाँ पर भाषण, ये भाषण चार आइलैंड है, यानी कि ये जो आइलैंड है ये आइलैंड रिसेंटली अभी न्यूज में था। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये क्यों न्यूज में था, उसके पीछे की स्टोरी बताऊंगा। पहले आप लोग ये बताइए लोकेटेड कहाँ पर है, बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस या फिर कंबोडिया। तो इतना तो समझ में आ गया कि एशिया के अंदर ही है। और देखिए सीधा सीधा फंडा क्या होता है, किसी भी चीज को अगर मान लो आप लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, तो फिर भी आप लोग कुछ ना कुछ ऐसा देखो, अंदाजा लगाने वाली बात बता रहा हूं मैं। ये पूछा आप लोगों ने भाषण चार आइलैंड कहां पर है, आप लोग किसी के बारे में कुछ नहीं पता है और आप लोगों की जो क्वेश्चन है वो अच्छे से अटेम्प्ट नहीं हुए, फिर भी आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो सीधा सीधा फंडा ये है, ये देखिए आज के डेट में सबसे ज्यादा कंट्री इन चारों में से कौन सी सबसे ज्यादा न्यूज में है, तो आप लोग नॉर्मल तरीके से बता सकते हैं। और जो न्यूज में है उनमें दोनों में कोई लिंक है कि नहीं है, ठीक है, अगर दो एक जैसी दे रखी है तो आप लोग आसानी से दो कंट्री कोई भी या दो ऑप्शन कोई भी छांट लेंगे। जैसे कि यहाँ पर इसके बारे में कोई ज़्यादा बातें आप लोगों ने आज के टाइम मार्केट में सुनी नहीं होगी, पर ये जो दो कंट्री हैं ये रोहिंग्या कम्युनिटी के इशू को लेकर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो अब सीधा सीधा आप लोग बता सकते हैं कि इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। और ये प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने पढ़ी होगी, जो कि एक तरीके से एक कॉन्सेप्ट है जिसमें ये बताते हैं कि अगर दो में से आप लोग एक ऑप्शन छांट रहे हो तो आप लोगों को ऑप्शन लगा ही देना चाहिए, क्योंकि वहाँ 50% चांस होते हैं क्वेश्चन के सही होने के और 50% चांस होते हैं गलत होने के। अगर चार ऑप्शन में से छांटना है तो देखिए थोड़ा टफ पड़ जाता है, 1/4 चांस हो गए ओनली क्वेश्चन के सही होने के। पर लेकिन अगर दो ऑप्शन बचे हैं तो 50% सही होने के चांसेस हैं, और अगर सही होता है तो आप लोगों को सीधा सीधा समझ में आता है कि 2 मार्क्स मिल गए, और अगर गलत होता है तो ओनली 1/3 मार्क्स करता है। तो इतना फायदा इंसान अगर हो रहा है तो कर लेता है फिर कि हाँ दो वाले में से अटेम्प्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है क्वेश्चन पेपर जब एग्जाम में आप लोग अटेम्प्ट करें। अब यहाँ पर इन दोनों में से आप लोग कौन सा लगा सकते हैं, तो वीडियो को अभी थोड़ा सा आप लोग पॉज करके बताइए कि आप लोग कौन सा आंसर लगाएंगे। यहाँ पर देखता हूँ कितने परसेंट लोगों का सही होता है, और फिर वहां पर आप लोग देखिए कितने परसेंट लोग ना होते हुए भी क्वेश्चन को सही करके निकल गए हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका है जिसको आप लोग यूज कीजिएगा एग्जाम में। तो बात की जा रही है यहाँ पर ये भाषण आइलैंड के बारे में, तो ये बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये है यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है। ये जो आइलैंड है यहाँ पर ये बांग्लादेश हो गया, और ये हो गया यहाँ पर बे ऑफ बंगाल। तो ये जो था अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों था, न्यूज में यहाँ पर इसलिए था, अब ये वाला मैप आप लोग देखिए, सॉरी एक मिनट, ये वाला मैप देखिए, ये रोहिंग्या कम्युनिटी जो यहाँ पर रखाइन स्टेट में थी म्यांमार के अंदर, तो बुद्धिस्ट जो कम्युनिटी थी, जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी के द्वारा इनको मारकर भगाया गया। तो ये भागने के बाद में जैसे तैसे अपनी जान बचाकर नाफ रिवर को क्रॉस कर बांग्लादेश में पहुंचे। तो यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। रखाइन स्टेट कहाँ पर है, म्यांमार के अंदर है। सितुए पोर्ट भी यहाँ पर काफी न्यूज में था अभी रिसेंटली। ये नाफ रिवर है, इसका नाम याद रखेगा। ये बांग्लादेश और म्यांमार के बॉर्डर पर पड़ती है। इसको क्रॉस कर ये पहुंचे यहाँ पर, कहाँ पर पहुंचे, ये पहुंचे बांग्लादेश के अंदर में। तो बांग्लादेश के अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन इकट्ठी हो गई, लगभग 9 से 11 लाख के करीब माना जा रहा है कि रोहिंग्या कम्युनिटी वहां पर पहुंच गई जान बचाकर। तो अब सबको एक जगह रखना इकट्ठा पॉसिबल भी नहीं है, तो यहाँ पर इनको रिहेबिलेट करने की बात की गई बांग्लादेश के द्वारा कि कुछ लोगों को इस आइलैंड पर ले जाकर रिहेबिलेट कर दिया जाए। पर लेकिन उसके ऊपर भी कई सारे क्वेश्चन मार्क उठाए गए। बोला गया कि अगर कल को जैसे मानसून अभी चल रहा था
तो बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो उसके चलते भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसकी वजह से बहुत सारे आइलैंड जो द्वीप समूह हैं वो डूबते हुए जा रहे हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इसकी वजह से भी ये सारी चीज़ें काफ़ी न्यूज़ में है। तो ये आसपास वाला रीजन और ये क्या क्या है, इस एक क्वेश्चन से क्या क्या क्वेश्चन बन जाएगा। सबसे पहले तो ये बन गया कि भाषण 4 आइलैंड कहाँ पर है, ये जहाँ पर 4 आइलैंड कहाँ पर है, तो बांग्लादेश हो गया। आप ये पूछ लेंगे यहाँ पर ये बांग्लादेश में है या फिर बे ऑफ बंगाल बे ऑफ बंगाल में है या फिर अरेबियन सी में है, तो कहाँ पर है, ये बे ऑफ बंगाल में हो गया। तीसरा आप लोगों के सामने बन जाएगा रखाइन, जो यहाँ पर जो ये स्टेट है इसके बारे में। फिर बन जाएगा रोहिंग्या कम्युनिटी कहाँ से कहाँ पर गई और किसको यहाँ पर किस आइलैंड पर अभी रिसेंटली बांग्लादेश के द्वारा रखाइन कम्युनिटी को अभी स्टेब्लिश करने की बात की थी। तो इस तरीके से एक ही क्वेश्चन में से मैंने आप लोगों के 4 या 5 क्वेश्चन निकाल दूंगा जरा सी देर में। तो इस तरीके से आप लोग अगर एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कई सारे क्वेश्चन आप लोग के तैयार हो गए। चित्तगोंग पोर्ट कहाँ पर पड़ता है, ठीक है, तो ये आप लोग देखिए यहाँ पर लोकेशन। तो इसीलिए पूरा अच्छे से डिटेल में चीजों को समझा करो। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, इसका आंसर हो गया ए बांग्लादेश। आगे चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये बेसिकली बात कर रहा है किसके बारे में, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, ठीक है ना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कई बार आप लोगों को BIS भी लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा क्या क्या बातें हैं, ये आप लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। बोला जा रहा है ये एक यूरोपियन बैंक है, तो यूरोपियन कम्युनिटी का बैंक इसको बोला जा रहा है। दूसरा बोला जा रहा है जो हेडक्वार्टर है वो बेसल यानी कि स्विट्जरलैंड के अंदर में है। तीसरा बोला जा रहा है BIS में 160 मेंबर है और ये 160 जो मेंबर हैं यहाँ पर ये टुगेदर 95% वर्ल्ड की GDP आप लोग यहाँ पर इसमें देखने को मिलेगी। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर ABCFD। ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया 3 ओनली, डी में बोला गया 1 and 3 ओनली। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर आप लोगों को ये बताना है। तो जो सही आंसर है यहाँ पर ये है इसका बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। बेसल जो है ये स्विट्जरलैंड के अंदर में है और यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है BIS का। पर लेकिन ये यूरोपियन बैंक नहीं है, यहाँ पर ये यहाँ पर बैंक फॉर सेंट्रल बैंक्स है, यानी कि जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं उनको मिलाकर ये बैंक है। उनको एक तरीके से जिस तरीके से हमारी कंट्री में बहुत सारे बैंक हो गए, ठीक है, पर RBI हमारा सेंट्रल बैंक हो गया। इसी तरीके से 60 कंट्री के बैंक को जब हम मिला लेते हैं तो यहाँ पर मिलाकर एक सेंट्रल बैंक हो गया यहाँ पर, जो कि रिप्रेजेंटेटिव ऑल अराउंड द वर्ल्ड मिलकर यहाँ पर आते हैं, जो कि 95% वर्ल्ड की GDP को काउंट करते हैं। ये जो सेंट्रल बैंक है यहाँ पर, ये यहाँ पर कहाँ पर है, ये स्विट्जरलैंड के अंदर में बेसल्स में। तो जो 160 मेंबर बोलेंगे नहीं, यहाँ पर 60 मेंबर हैं। तो ये बेसिकली मिशन इसका ये रहता है कि किस तरीके से जो तरीके मॉनेटरी और जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है इंटरनेशनल कोऑपरेशन से कैसे उसको स्टेब्लिश करना है, और बैंक जो है वहाँ पर वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जाएगा कि BIS के कितने मेंबर हैं, तो यहाँ पर हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है। इसी के साथ में वर्ल्ड का ये एक ऑप्शन दे देंगे, BIS वर्ल्ड की 10% GDP प्रेजेंट करता है, 15% करता है, 50% करता है या फिर 100% करता है। तो ऐसे भी ऑप्शन आप लोगों को देकर पूछा जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट एक एक अलग अलग क्वेश्चन आप लोग के बना सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, आंसर हो गया इसका बी, यानी कि सेकंड सही है, बाकी फर्स्ट और थर्ड जो गलत हो गए यहाँ पर। तो ये हो गया बी। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर है, इसमें बात की जा रही है फॉरेस्ट एरिया कवर के बारे में, ठीक है। तो ये है फॉरेस्ट एरिया। तो फॉरेस्ट एरिया कवर के बारे में कौन सा क्वेश्चन सही है ये आप लोग को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बोला जा रहा है कि जो फॉरेस्ट एरिया है यहाँ पर, ये जो टर्म है फॉरेस्ट एरिया, ये इंक्लूड करती है जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं और प्रोटेक्टेड एरिया होता है, उनको यहाँ पर ये कवर करके चलती है। दूसरा बोला जा रहा है मध्य प्रदेश जो है ये हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया कवर है हमारी कंट्री के अंदर में। तीसरा बोला जा रहा है 16 डिफरेंट काइंड ऑफ फॉरेस्ट जो है उसमें हमारी कंट्री को डिवाइड किया गया है। तो सही आंसर क्या है, ए में बोला गया 1, 2 and 3, बी में बोला गया 1 ओनली, सी में बोला गया 2 and 3 और डी में बोला गया 2 ओनली। तो कौन सा आंसर सही है, ABCFD। सही आंसर है यहाँ पर इसका ए, यानी कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर कोई आप लोगों से पूछे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ लेगा फॉरेस्ट एरिया का मतलब क्या होता है, तो बोलेगा ओनली रिजर्व एरिया, दूसरा बोलेगा ओनली प्रोटेक्टेड एरिया, तीसरा बोलेगा रिजर्व एरिया एंड प्रोटेक्टेड एरिया बोथ, और दूसरा बोलेगा नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो पहली स्टेटमेंट से एक क्वेश्चन आप लोगों का निकाल देगा। तो ये दोनों को इंक्लूड करता है, जो रिजर्व एरिया भी होता है और इसी के साथ में जो प्रोटेक्टेड एरिया होता है, जो कि हमारी कंट्री में फॉरेस्ट एक्ट है, फॉरेस्ट एक्ट, ठीक है ना, 1927 उसके हिसाब से होता है प्रोटेक्टेड जो एरिया की बात यहाँ पर की जा रही है और रिजर्व एरिया, ठीक है। तो टर्म फॉरेस्ट एरिया कवर करता है प्रोटेक्टेड और अनक्लासिफाइड जो फॉरेस्ट होते हैं अंडर फॉरेस्ट एक्ट 1927 के। तो ये यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। तो फॉरेस्ट एक्ट 1927। दूसरा बोला गया मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश हमारी कंट्री में जो राज्य है वहाँ पे हाईएस्ट कवर आप लोगों को देखने को मिलेगा फॉरेस्ट एरिया का, जो कि काफ़ी अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। और टोटल 16 ऐसे एरिया हैं जिसमें हम लोगों ने इनको अलग अलग तरीके से डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो आप लोगों से डायरेक्ट पूछ लेंगे कि जो हमारी कंट्री में 16 डिफरेंट
डिफरेंट काइंड ऑफ एरिया जो फॉरेस्ट है बोल देंगे 16 है, 15 है, 20 है, या फिर आप लोगों को बोल देंगे कि 13 है, या फिर कुछ ऐसा कोई भी ऑप्शन। तो ये 16 डिफरेंट काइंड ऑफ एरिया है। तो एक क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आप लोगों का जरा सी देर में निकाल देगा और सबको मिलाकर एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका ए हो गया। आगे चलता हूँ। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से अगर कोई यहाँ से पूछे, हमारी कंट्री में कुछ 3 राज्य या फिर 4 राज्य या फिर 5 राज्य ऐसे बताओ जहाँ सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया पाया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग इसके बारे में भी थोड़ा सा आइडिया रखेगा। पहला तो मैंने आप लोगों को बता दिया, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया है। दूसरा जो है यहाँ पर ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तीसरा है यहाँ पर छत्तीसगढ़, चौथा हो गया यहाँ पर उड़ीसा और पाँचवा हो गया महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये राज्य आप लोग याद रखिएगा। ये एरिया वाइज जहाँ पे ज़्यादा एरिया होगा तो वहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा थोड़ा सा, तो कंफ्यूज नहीं होना है अगर ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों से कोई पूछ ले जाए, क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो काफ़ी न्यूज़ में है, क्योंकि फॉरेस्ट को बढ़ाने की बातचीत चल रही है। मैं भी कई बार आप लोगों को बोल देता हूँ कि पेड़ लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में बात की जा रही है हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कौन कौन सी कंट्री से होता है, ये वैसे तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, पर लेकिन आंसर राइटिंग में आप लोग ये टर्म जो है और यहाँ पर जो डेटा होगा आप लोगों के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। अगर कहीं इंटरनेशनल रिलेशन के लिए कोई आंसर लिखना है, या फिर एसए में भी आप लोग अगर निबंध कोई लिख रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप लोग इन पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा आइडिया आप लोग रखिएगा जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बारे में बात की जा रही है, तो कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है। इंडिया का लार्जेस्ट जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यानी कि यूएई में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है इंडिया। चाइना जो है लार्जेस्ट सोर्स है इंपोर्ट का, यानी कि जहाँ से सामान खरीद के लेके आते हैं। देखा नहीं गया कि चाइना का माल है सस्ता मिल रहा है तो हमारी कंट्री में। ठीक है, तो वो भी आप लोग याद रखिएगा। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ वन एंड टू, डी में बोला गया नाइदर वन नो टू। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है ये है यहाँ पर बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है, पर लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। जब आप लोगों से कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा हम लोग किस कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि अपना सामान बेच रहे हैं ले जाकर, तो सबसे ज़्यादा हम लोग बेचते हैं यूएसए को। ये देखिए सोचने वाली बात है, यूएसए को सबसे ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं अपनी कंट्री का। ठीक है, तो ये इसके बारे में आइडिया रखिएगा। लगभग टोटल एक्सपोर्ट का 16% हमारा यूएसए को जाता है। दूसरे नंबर पे है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तीसरे नंबर पे है हांगकांग। ठीक है, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हांगकांग काफ़ी न्यूज़ में है, क्योंकि हांगकांग में प्रोटेस्ट चल रहा है काफ़ी लार्ज स्केल पर चाइना को लेकर। तो इसलिए भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए तो कोई कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर ये तो 3 तो कंट्री के नाम हो गए, यूएसए, यूएई एंड हांगकांग। ठीक है, चाइना जो है वो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इम्पोर्ट है इंडिया का, जिसमें से हम लोग 13.7% जो टोटल इंपोर्ट है वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं। फिर इंपोर्ट करते हैं हम लोग यूएसए से दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर हो गया यूएई, और चौथे नंबर पर हो गया सऊदी अरेबिया। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर इनका इतना पॉइंट क्यों जा रहा है, वो इसलिए जा रहा है क्योंकि जो क्रूड ऑयल हम लोग खरीदते हैं ना, कच्चा तेल, वो बहुत बड़ा शेयर यहाँ पर होता है, तो इसके चलते इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि यूएसए से हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं या फिर इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। ठीक है, क्योंकि यूएसए काफ़ी न्यूज़ में है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, तो वो भी आप लोग याद रखिएगा। यूएसए से हम लोग यूएसए को एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं हम लोग, और यूएसए से इंपोर्ट हम लोग कम करते हैं। ठीक है, आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है जैसे कि हाईएस्ट एक्सपोर्ट जो है हमारी कंट्री का, ठीक है, वो ज़्यादा परसेंटेज है, या फिर हाईएस्ट इंपोर्ट जो है हमारी कंट्री किसी एक पर्टिकुलर कंट्री से वो ज़्यादा परसेंटेज है। तो हमारा हाईएस्ट जो एक्सपोर्ट है वो 16% है सिंगल कंट्री को, पर लेकिन हाईएस्ट जो इंपोर्ट है वो चाइना से 13% है, यानी कि हाईएस्ट एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा है यूएसए को, जबकि ये हमारी कंट्री की एक तरीके से जैसी चीज़ें हैं उसके हिसाब से आप लोगों को कन्फ्यूजन में डालेगा ये, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं ओवरऑल अगर आप लोग देखेंगे, तो इसीलिए आप लोगों को कन्फ्यूजन में डालने के लिए पूछा जा सकता है कि किसी पर्टिकुलर कंट्री से हाईएस्ट एक्सपोर्ट हमारी कंट्री में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हाईएस्ट इंपोर्ट। ठीक है, तो ऐसी स्टेटमेंट देकर आप लोग पूछ लेंगे, या फिर वाइस वर्सा। ओके, तो यूएसए से हम लोग क्या कर रहे हैं, 16% यूएसए को हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और 13% हम लोग चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कि हाईएस्ट है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के फील्ड में। तो वैसे भी अगर क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन एक है, पर लेकिन 5-6 क्वेश्चन आप लोग के निकल गए यहाँ से इसी से, तो ये ऐसे एक ही क्वेश्चन से निकल जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन को आप लोग घुमा फिरा कर कई तरीके से देख लीजिए ताकि कोई कन्फ्यूजन ही ना बचे माइंड में। आगे चलता हूँ। इस क्वेश्चन में यहाँ पर बात की जा रही है कि एक नोडल सेंट्रल एजेंसी है जो कि इंप्लीमेंट करती है प्राइस जो सपोर्ट किए जाते हैं कमर्शियल क्रॉप्स के लिए, यानी कि कमर्शियल क्रॉप के लिए जो प्राइस होते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ए में बोला गया NAFED, बी में बोला गया NABARD नाबार्ड, सी में बोला गया TRIFED, और डी में बोला गया FCI। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ABCFD। सही आंसर है यहाँ पर इसका ए, ये है NAFIED। इसको बोलते हैं नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया।
ये एक एपेक्स बॉडी है, यानी कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है हमारी कंट्री की, ऊंची बॉडी है, जो कि मार्केटिंग कोऑपरेशन के बारे में बात करती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाएगा कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ये फाउंड की गई थी महात्मा गांधी जी के बर्थडे पर 2 अक्टूबर 1958 में। तो 2 अक्टूबर 1958 में इसको बनाया गया था। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है, रीज़न ये भी है इसका क्वेश्चन आने का, 150वीं बर्थ एनिवर्सरी हम लोगों ने सेलिब्रेट की है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे कि निम्न में से कौन सी बॉडी ऐसी है जो महात्मा गांधी जी के बर्थडे पर हम लोगों के द्वारा बनाई गई थी 1958 में, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन बन जाएगा। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इस बॉडी का, हेडक्वार्टर है इस बॉडी का न्यू दिल्ली में। तो ये जो बॉडी है यहाँ पर हमारी कंट्री में, ये बेसिकली जो भी प्राइज रहते हैं सपोर्ट करती है उसके लिए, जो कमर्शियल क्रॉप के जो प्राइज रहते हैं और उसके लिए यहाँ पर ये काम करती है। ऑपरेशन ग्रीन जो हमारी कंट्री में था, तो ऑपरेशन ग्रीन जो इम्प्लीमेंटेशन करने का और प्राइस स्टेबिलिटी लाने का बहुत बड़ा रोल इसके द्वारा प्ले किया गया। तो इसके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं। ऑपरेशन ग्रीन जो था ये हमारी कंट्री में, ये प्रोजेक्ट किसके द्वारा अप्रूव किया गया था, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जैसे कि, तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री के द्वारा इसको अप्रूव किया गया था। और ये ऑपरेशन जो ग्रीन है यहाँ पर, ये सप्लाई की बात कर रहा था किसके बारे में, टॉप यानी कि टोमेटो, ओनियन और पोटैटो। रिसेंटली बजट में इसके बारे में बात हुई थी, तो तब भी ये काफ़ी न्यूज़ में था। तो आप लोगों से कोई पूछे ऑपरेशन ग्रीन जो है प्रोजेक्ट, ये किसके द्वारा अप्रूव किया गया, तो फूड जो यहाँ पर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और इसी के साथ में टोमेटो, ओनियन और पोटैटो, जिसको टॉप के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो आप लोगों से पूछ लेंगे टॉप जो है, टॉप जो क्रॉप्स हैं उसमें कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं जो कि ग्रीन रिवोल्यूशन, जो कि ग्रीन, ये ऑपरेशन ग्रीन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन की बात नहीं की जा रही है ऐसे कुछ यहाँ पर, तो ऑपरेशन ग्रीन की बात की जा रही है। तो ऐसे भी अगर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके क्वेश्चन आप लोगों से पूछे, तो अब बाकी ये पूछ लेंगे ऑपरेशन जो ग्रीन है ये हमारी कंट्री में किस बजट में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये 2018 और 19 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसके लिए 500 करोड़ रुपए हम लोगों ने एलोकेट किए थे ताकि इसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके। तो बेसिक फंडा क्या होता है, बेसिक फंडा ये होता है, देखिए कई बार आप लोगों को प्याज के प्राइस या फिर टमाटर के प्राइस आसमान छूते हुए नजर आते हैं, तो कॉमन जनता इसको यूज नहीं कर पाती है। तो कॉमन जनता के फायदे के बारे में बात की जाती है इन ऑपरेशंस के थ्रू, ठीक है। तो उसकी वजह से न्यूज में रहते हैं। तो एक ही क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों के बना दिए। पहले तो ये बोले किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया, तो NA ये हो गया यहाँ पर, इसके बारे में याद रखिएगा NAFED, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर आगे चल के ऑपरेशन ग्रीन के बारे में पूछ लिया आप लोगों से कि ये पहले तो ये बोलेंगे यही मिनिस्ट्री ये किसके अंडर में आती है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आती है। किस टाइम पर इसको फाउंड किया गया था, तो बर्थडे महात्मा गांधी जी की टाइम पर इसको फाउंड किया गया था। ऑपरेशन ग्रीन भी इसके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया। तो वो कौन सी मिनिस्ट्री का ऑपरेशन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री का ऑपरेशन है। ऑपरेशन ग्रीन में कौन कौन सी क्रॉप है, तो टोमेटो, ओनियन, पोटैटो, यानी कि टमाटर, आलू और प्याज। तो ये इसके बेसिकली इनमें प्राइस स्टेबिलिटी की बात की जाए, कौन से बजट में इसको स्टार्ट किया गया था, तो इसको स्टार्ट किया गया था, जो बजट था ये था 2018-19 का। तो एक क्वेश्चन में से 7-8 क्वेश्चन आप लोगों के निकाल दिए जरा सी देर में। तो इस तरीके से पूरा आप लोगों के सामने आइडिया हो गया। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इनकी फुल फॉर्म आप लोगों को लिखनी है नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये नाबार्ड FTRIFED और यहाँ पर ये FCI, इनकी फुल फॉर्म आप लोग लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स में, ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है।